मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होती है। जो हमारे घरों में बिजली आती है उसे हम विद्युत कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है और किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे घर में कितनी बिजली खर्च हुई है और कितने रुपए की खर्च हुई है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि आवेश क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, इनके सबके सिद्धांत और कार्यविधि पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो इससे पहले हम सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं परमाणु से। ये बुक में बेसिक नहीं दे रखा है, हम यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बहता है तब विद्युत धारा बहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक उदासीन सबसे छोटा अणु है। परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन बराबर होने के कारण ये उदासीन होता है। पूरा परमाणु जो होता है हमारा उदासीन होता है और इसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और जो बाहर इसकी जो कक्षाएँ हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु में होते हैं, अर्थात जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगी। तो परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में होता है और परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, कभी भी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता कि हम उसको आधा कर दें। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, इसे इससे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं आवेश, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर ही हमारी क्या कहलाती है? करंट कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो आवेश एक क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का। आवेश किसी का भी, प्रोटॉनों पर भी आवेश होता है, तो आवेश एक गुण है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। आवेश क्या है? ये एक अदृश्य फिनोमिना है। ये किसी भी चीज़ पर होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु या तो धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है। आवेश के कारण ही या तो कोई वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो ऋणावेश होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो वस्तु धनावेश होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न आवेश। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो वहाँ पे आवेश ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना यानी कि आवेश का ट्रांसफ़र होना। Q बराबर NE आवेश होता है। Q बराबर NE। Q बराबर NE का मतलब है कि आवेश इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो Q बराबर NE। तो अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने एक कूलॉम में आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। हम कहें कि अगर Q का मान 1 है तो एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉन हम Q की जगह 1 रख दें तो Q बराबर NE और Q की जगह हमने रख दिया 1, तो N बराबर हो जाएगा फॉर्मूला Q/E। और E का मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये हमारा फिक्स होता है E की वैल्यू। तो यहाँ से हम Q बराबर जब हमने 1 रखा तो N इक्वल टू हो गया Q/E। E इसके अपॉन में चला गया तो Q/E, और Q का मान है 1 और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु में 6.28 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हैं। ई की वैल्यू ये लिखी है कि ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 माइनस का, और प्रोटॉन पे होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। आवेश सेम वैल्यू सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पर साइन का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक चार्ज और प्रोटॉन पर होता है धनात्मक चार्ज, क्योंकि परमाणु में जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और दोनों पर चार्ज भी बराबर होता है। और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है, जीरो होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है।
तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं और दोनों पर आवेश भी बराबर होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पर कोई चिन्ह नहीं होता। तो हमने देखा कि आवेश क्या है। आवेश होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक कूलम आवेश में कितने होते हैं। एक कूलम आवेश में होते हैं 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने देखे थे। अब हम पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है, ये किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश जब बहता है तो करंट बहती है। हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तब करंट बहती है, क्योंकि आवेश ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। प्रवाह की दर, आवेश के बहने की दर, जहाँ भी दर आ जाता है वहाँ बटे में टी आ जाता है। आवेश के बहने की दर करंट कहलाती है। इसका मात्रक होता है एम्पियर, एसआई मात्रक, और एक क्यू से मात्रक बना कूलम और टी से सेकंड। तो एक मात्रक इसका और भी है, कूलम पर सेकंड, एम्पियर या कूलम पर सेकंड। अब हम यहाँ से क्यू बराबर हमें पता होता है जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आई बराबर क्यू इक्वल टू एन ई, तो आई बराबर एन ई अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला करंट का हम ये भी लिख सकते हैं कि आई बराबर एन ई अपॉन टी, मात्रक हो गया एम्पियर। बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एक एम्पियर क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, अगर किसी भी तार में एक कूलम आवेश बह रहा हो 1 सेकंड तक, अगर Q का मान 1 कर दें और T का मान 1 कर दें तो I का मान 1 हो जाएगा। तो यदि किसी चालक में एक कूलम आवेश या 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक कूलम या फिर 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। क्योंकि एक कूलम आवेश का मान होता है 6.28 गुना 10⁻18, इसलिए या तो Q का मान 1 रख दो यहाँ पे, या तो Q में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मान रख दो। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, क्योंकि T का मान हमने 1 रखा है कि 1 सेकंड में प्रवाहित हो। तो I बराबर Q अपॉन T, और Q इक्वल टू 1, तो I इक्वल टू 1 अपॉन 1, I इक्वल टू 1। अब हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। एक अमीटर आता है विद्युत धारा को मापने के लिए, जो बताता है कि अमीटर कितना, उसमें ये पता चल जाता है कि कितनी करंट किसी भी लोड द्वारा ली जा रही है। इसे हमेशा सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और जो अमीटर लगाते हैं वो हमेशा फेज वायर में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। अमीटर को प्रतिरोध, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। अमीटर के अंदर का जो खुद का प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसलिए कम होता है, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो अधिकतर करंट वहीं पे ही खर्च हो जाएगी, आगे की करंट कम जाएगी। अगला है विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात धनावेशों की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि एक बल्ब लगा है ये, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है, तो यहाँ से जो करंट निकल रही है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ से जो करंट निकल रही है, तो यहाँ पर इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर नेगेटिव है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और इधर से करंट जा रही होगी। तो या तो हम कह सकते हैं कि धनावेश, ये क्या है, धनावेश की दिशा ही करंट की दिशा होती है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा करंट की दिशा होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी करंट के बारे में। अगला हम पढ़ लेते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव को हम वोल्टेज भी कहते हैं। जो वोल्टेज हमारे घरों में आता है उसे हम विद्युत विभव भी कहते हैं। विद्युत विभव, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसे वोल्ट, एक सर आइजैक वोल्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो किसी भी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु तक विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट है। किसी इकाई धनावेश को, जैसे ये जो धनावेश है या जितना भी ये चार्ज है, ये हम घर में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये किसी अनंत से हम लाते हैं। अनंत से लाने का मतलब है जहाँ भी बिजली बन रही है वहाँ से इकाई धनावेश को लाया जाता है, और कहाँ तक, किसी बिंदु तक, यानी कि हमारे घर तक लाने में किया गया कार्य। तो वहाँ से जहाँ बिजली बन रही है वहाँ से यहाँ तक लाने में जितनी भी ऊर्जा खर्च हुई, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वही किया गया कार्य होता है, यानी जितना भी कार्य करना पड़ा वही उस बिंदु पर हमें क्या दिलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर जितना भी काम करना पड़ा, वहाँ से यहाँ तक लाने में उस बिंदु तक जितनी भी ऊर्जा खर्च हो गई, तो जितनी ऊर्जा आ रही है और उस बिंदु पर जितनी भी ऊर्जा है इस समय, वही उस बिंदु पर विद्युत विभव है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है वोल्ट।
जैसे ये Q कूलम आवेश है, ये अनंत से ला रहे हैं हम किसी बिंदु तक, यहाँ तक ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ बिंदु तक लाए तो अनंत से यहाँ तक लाने में जितनी भी ऊर्जा खर्च हुई है, अब यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा इसकी रह गई है, ये ऊर्जा ही इसका विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु को विभव कहलाता है। बी से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W, यानी कि अनंत से जब हम Q कूलम आवेश को लाए किसी बिंदु तक तो वहाँ तक किया गया कार्य W, और W कार्य जो है, कार्य ही ऊर्जा के बराबर होती है, कार्य इक्वल टू ऊर्जा। W को हम कार्य लिख रहे हैं वर्क, और इसका वर्क का मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। यानी कि वहाँ से यहाँ तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो B बराबर W अपॉन क्यू इक्वल टू वोल्ट। तो ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, B बराबर W अपॉन क्यू, B बराबर W अपॉन क्यू। ये एक अदिश राशि है और वैद्युत विभव को वोल्ट से मापते हैं। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, एक अदिश राशि है लेकिन परिमाण होता है। इसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसको हम कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर को करंट को मापते हैं एमीटर से। एक वोल्ट की परिभाषा, अभी एक एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, अब हम पढ़ लेते हैं कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है B बराबर W अपॉन क्यू। तो यहाँ पे अगर हम W का मान 1 कर दें और Q का मान 1 कर दें तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक वोल्ट की परिभाषा हमारी बन जाएगी, यदि इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश का मतलब है कि Q बराबर 1, इकाई धनावेश को लाने में किया गया अगर कार्य भी हमारा 1 ही जूल हो, यहाँ पे जो कार्य हो रहा W का जो मान है, जो ऊर्जा है वहाँ से लाने यहाँ पे लाने तक, वो 1 ही जूल हो, और धनावेश जो ला रहे हैं वो भी 1 ही कूलम हो, तो वोल्टेज का जो मान होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, यानी B बराबर W अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 1, तो B बराबर 1 अपॉन 1, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि 1 वोल्ट। तो ये हो गई हमारी 1 वोल्ट की परिभाषा। अगला हम पढ़ लेते हैं विद्युत विभवांतर। अभी हमने पढ़ा विद्युत विभव, तो किसी भी बिंदु पर अनंत से धनावेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे अब हमारे घर में लाइट आ गई किसी बिंदु तक, अब घर से किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने तक जो भी काम करना पड़ रहा, जो भी कार्य हो रहा, वो उन दोनों के बीच विभव, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, अब यहाँ से हम दूसरे कमरे में ले गए तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, तो इन दोनों वोल्टेज के बीच का अंतर जो है वही हमारा विभवांतर है। विभवों में अंतर, यानी कि विभव क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेजों में अंतर, वही हमारा होता है विभवांतर। और इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पे 2 बिंदु होने चाहिए कि एक बिंदु से ले गए दूसरे बिंदु तक, तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज था, कुछ यहाँ पे था, तो वोल्टेज जब यहाँ से यहाँ ले गए तो कम या बढ़ हो जाएगा, यानी इनमें अंतर आ जाएगा, या तो कमी या वृद्धि, कमी ही होगी ज़्यादातर। तो हम क्या करें, बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी खर्च हुई ऊर्जा या किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ही इन दोनों के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो मान लिया यहाँ पे हमारा V1 है वोल्टेज, यहाँ V2 है, तो V1 माइनस V2, V1 पे ज़्यादा होगा V2 पे, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन क्यू। फॉर्मूला यही रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य जो है W अपॉन क्यू, क्यू का आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो V1 माइनस V2 अपॉन W अपॉन क्यू। तो ये यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस है, तो इसे हम लिख रहे हैं डेल्टा V से, डेल V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो ये हमारा यही फॉर्मूला है वोल्टेज का ही, लेकिन वोल्टेज में अंतर का भी फॉर्मूला यही रहेगा, केवल डेल V आ जाएगा, डेल V इक्वल टू W अपॉन क्यू। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है क्योंकि ये वोल्टेज ही है, केवल वोल्टेज में अंतर हो गया 2 पॉइंट होने से, यहाँ पे एक ही पॉइंट था, अनंत से ला रहे थे, तो V बराबर W अपॉन क्यू और डेल V बराबर W अपॉन क्यू। इसे भी वोल्ट से ही नापते, सब कुछ वही है। वोल्ट मीटर को हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है जिससे हम वोल्टेज मापते हैं उसे एक फेज देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं, तो इसे हमेशा ही पैरेलल में यानी समांतर क्रम में लगाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, तो हमेशा इसे सप्लाई के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला हम पढ़ ले रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही हाई होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि कोई ये फेज आ रहा है हमारा और ये न्यूट्रल आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो हम वोल्ट मीटर इसके बीचों बीच में लगाएंगे जिससे फेज भी मिले न्यूट्रल भी। तो यहाँ फेज भी मिल रहा है और न्यूट्रल भी,
अब ये इसके आगे यहाँ पे कुछ भी लगा दो, बल्ब लगा दो, कुछ भी, तो यहाँ पे वोल्टमीटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, इसे फेज भी मिल रहा है और न्यूट्रल भी मिल रहा। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आ रही है वो टोटल करंट इधर ही जानी चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे करंट आ गई है तो करंट फिर क्या करेगी, इसमें लॉसेस हो जाएंगे, तो टोटल करंट इधर पास होनी चाहिए। तो इसके लिए इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है और इसे हम दर्शाते हैं V से। ये इसका प्रतीक है V प्लस माइनस, यानी कि इसे एक तार तो इसका प्लस को दो, एक तार माइनस का दो, तो अपने आप ही ये जुड़ जाता है समांतर क्रम में। अगला पढ़ लेते हैं कि सेल क्या होती है। सेल हम सभी लोग जानते हैं, जितनी भी हमारी बैटरी होती है घरों में, वो उनके अंदर कई सारी सेलें होती हैं। बैटरी के अंदर कई सारी सेलें होती हैं, क्योंकि सेलों से मिलकर ही बैटरी बनती है। तो कहते हैं ना, हम बैटरी की प्लेटें गिर गई, वो प्लेटें नहीं गिरती, वो सेलें होती हैं। कहते हैं कि वो सेल खराब हो गई। तो यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल दो इलेक्ट्रोड द्वारा बनी होती है, एनोड व कैथोड। सेल क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक एनोड एक कैथोड। जैसे कि मैंने एक कोई बीकर लिया और इस बीकर में मैंने क्या भरा, कोई विद्युत अपघट्य भर लिया, NaCl कुछ भी। तो यहाँ पे एक छड़ डाल दी एनोड की, एक डाल दी कैथोड की। अब यहाँ से दो वायर निकाले तो यहाँ से हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी सेल है। लेकिन अब इसी का ही संक्षिप्त रूप जो हमने बैटरी में बना दिया, जो हमारी घरों में बैटरी आती है, वहाँ भी हमारा तेजाब भरते हैं, वहाँ भी एक विद्युत अपघट्य होता है और वहाँ भी बहुत सारे कैथोड और एनोड होते हैं। तो वहाँ पे कई सारी सेलें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए वो बैटरी कहलाती है। तो सेल क्या होती है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, विद्युत सेल कहलाती है। विद्युत सेल के बाद बैटरी। बैटरी क्या होती है, सेलों का संयोजन होती है, कई सारी अगर हम सेलें एक साथ लगा दें तो वो बैटरी कहलाती है। और ये सभी हमारे चिन्ह हैं कि पिलक कुंजी क्या होती है। जो पिलक कुंजी जो होती है, कुंजी का सिंबल होता है ये कैसी कुंजी है, खुली कुंजी। और अगर बंद कुंजी है तो उसमें ये बीच में डॉट है, तो ये है हमारी बंद कुंजी का साइन या बंद कुंजी का चिन्ह। अगला है तार संधि। कहीं पे दो तीन तार आपस में मिल रहे हो या वहाँ पे ज्वाइंट हो रहा हो, तो इस तरह से हम दर्शाते हैं कि यहाँ पे ये संधि है, यहाँ पे दो तीन तार आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ से करंट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। अगला है तार की क्रॉसिंग। एक तार दूसरे तार के ऊपर अगर जा रहा है तो उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं कि ये इसके ऊपर से जा रहा है। विद्युत बल्ब का सिंबल इस तरह से दर्शाते हैं कि ये विद्युत बल्ब है, या फिर इस तरह से भी दर्शा देते हैं कि ये भी विद्युत बल्ब का ही सिंबल है। इसके आगे है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का सिंबल इस तरह से दर्शाते हैं, जो प्रतिरोध होता है, जो करंट के मार्ग में रुकावट होती है, उसको इस तरह से दिखाते हैं। अगला है प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। ये क्या करता है, ये धारा को नियंत्रित कर देता है। कैसे नियंत्रित करता है, ये प्रतिरोध होता है। अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो ये निशान बता रहा है ये वेरिएबल है, यानी कि इससे हम प्रतिरोध बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी। जब बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगी और जब प्रतिरोध कम कर देंगे तो धारा ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। तो ये सिंबल होता है धारा नियंत्रक का। इसके आगे है एमीटर, जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं। इससे क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। तो ये धारा का है सिंबल, यानी कि चिन्ह। और ये वोल्टमीटर, ये वोल्टेज को मापता है। ये किसको मापता है, वोल्टेज को, विद्युत विभव को।